हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, इस पिछले वीडियो में मैंने आपको 2022 में पूछे गए हिंदी प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया था, हिंदी व्याकरण से। तो अब इसका साइंस का पार्ट बच गया था, तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम साइंस के पार्ट को करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा पर क्या असर होगा। दोस्तों, यदि हम गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस को भी भरे तो अगर उसको हम हवा में उड़ा दें तो क्या होगा दोस्तों कि ये हो जाएगा कि कुछ दूरी तक यह ऊपर उठेगा और हवा में दोस्तों यह उड़ने लगेगा, हवा में यह उड़ने लगेगा। अब क्यों उड़ने लगेगा? क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन जो गैस होता है वो हवा से भी हल्की गैस होता है। क्या होता है? हवा से भी हल्की गैस होता है, जो गुब्बारे को हवा में ऊपर उठाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि हाइड्रोजन का खोज कौन किया था, तो केवेंडिश ने किया था। किसमें किया था? केवेंडिश ने किया था। दोस्तों, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहेगा। किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। और हाइड्रोजन को दोस्तों H+ प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? H+ प्रोटॉन भी पूछेगा। किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और सूर्य में दोस्तों पूछेगा कि कौन सा गैस सर्वाधिक होता है। दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। दोस्तों, राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किस क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन शब्द देखिए कहाँ लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लगा हुआ है। तो बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त केंद्र है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। मतलब प्रोटीन का उत्पादन स्थल पूछे कौन है, तो राइबोसोम है। यहीं पर दोस्तों प्रोटीन जमा होता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं यूकेरियोटिक राइबोसोम, जिसको हम लोग 80S, और प्राकृतिक राइबोसोम, जिसको हम लोग 70S के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जोड़े गए दिनों में महीनों वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, यहाँ का जो दिनों में जो महीनों वाली वर्षा होती है, इनका जो मुख्य कारण होता है दोस्तों क्या है? वापसी मानसून होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए इसके डिस्कशन को हम लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण लौटती हुई नई मानसून है, क्योंकि यह पवने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में वर्षा करता है। देश के उत्तर पश्चिम में मानसून सबसे बाद में पहुंचता है और ये सबसे पहले वापस लौट जाता है, जबकि कोरोमंडल तट पर मानसून जून से शुरू होकर मध्य दिसंबर में लौटता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। दोस्तों, परमाणु संख्या को जो निरूपित किया जाता है, किससे किया जाता है? Z से किया जाता है। किससे किया जाता है? Z से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहीं पर ये बात लिखा हुआ है कि परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु की संख्या के रूप में जाना जाता है। और परमाणु के नाभिक में दोस्तों क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और ये कक्षा होता है। इसी के चारों ओर दोस्तों चक्कर कौन लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। इसी प्रकार से चक्कर लगाता है किसका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रासायनिक प्रतिक्रिया में एक युग्म, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जब हम लोग अपने 9th में बहुत सारा अभिक्रिया को पढ़ा होगा दोस्तों, अगर H2 और प्लस O2 देते हैं, इसके बदले में यहाँ तीर देते थे और यहाँ पर दोस्तों EQ लिखते थे, इक्विलिब्रियम लिखते थे, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जलीय विलयन जल में विलायक को मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान AQ से प्रदर्शित किया जाता है। तो यही जलीय विलयन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसे प्रदर्शित करते हैं? AQ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो धातुओं को दोस्तों गहन बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोना का भी प्रयोग किया जाता है, चांदी का भी किया जाता है, प्लेटिनम का भी कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखना है। चलिए और यहाँ देख लीजिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का
परित्याग कर धनायन देते हैं वे धातु कहलाते हैं। पूछेगा धातु क्या होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यह आमतौर पर आघातवर्धनीय, मतलब धातु आघातवर्धनीय मतलब होता है जिसको खींच कर क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। यानी दोस्तों 1 ग्राम सोना को आप लोग 5 किलोमीटर तक लम्बा सकते हैं। तो यही क्या होता है, आघातवर्धनीय से सोना सब क्या करता है, धातुओं को पीट कर लंबा करता है, क्योंकि धातुओं में ये गुण होता है आघातवर्धनीयता का और चमकना, इनका गुण होता है। आपको ये बात याद रखना है। तथा अन्य होती है जैसे सोना, चांदी तथा प्लेटिनम, इन सभी धातुओं का प्रयोग गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा हुआ है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और चार्ल्स डार्विन ने ही दोस्तों क्या दिया था, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत, क्या दिया था, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत। पूछेगा किसने दिया था, तो आपको क्या बताना है कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था, आपको ये बात याद रखना है। और दोस्तों कुछ और राइटर हैं जिससे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इसके बारे में तो मैंने अभी भी बताया, चार्ल्स डार्विन। जूलॉजिकल फिलॉसफी, क्या पूछेगा यह पुस्तक किसका है, तो आपको बताना लेमार्क का है। किसका है, लेमार्क का। और लेमार्क के बारे में आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द पूछेगा कौन दिया था, तो ट्रेवरेनिस और लेमार्क 2 व्यक्ति ने मिलकर दिया था। एक को कहते हैं ट्रेवरेनिस, दूसरा को कहते हैं लेमार्क कहते हैं। तो यही लेमार्क है भैया, जिन्होंने, जिसका किताब का नाम क्या है, जूलॉजिकल फिलॉसफी। चलिए द ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछेगा ये किसका है, तो ओपेरिन का है। मेटाफिजिक्स पूछेगा किसका है, तो ये अरस्तु का है। आपको ये बात याद रखना है। अरस्तु कौन था भैया, सिकंदर का गुरु था, सिकंदर का गुरु अरस्तु। अरस्तु का भी गुरु भैया कौन था, प्लेटो था। और प्लेटो का भी गुरु पूछेगा कौन था, तो सुकरात था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो बिना प्रिज्म का आप स्पेक्ट्रम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है, अब हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम को कैसे प्राप्त करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, अभी जस्ट बताया। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश बढ़ जाता है। विभिन्न रंग मतलब 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहा जाता है। चलिए बताइए नेक्स्ट, अगला है, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तो चाल समय ग्राफ के ढाल से किसको प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो वह त्वरण को प्राप्त किया जाता है। त्वरण पूछेगा किसको कहते हैं, तो वेग में वृद्धि पूछेगा क्या कहलाता है दोस्तों, वेग में वृद्धि त्वरण कहलाता है। और वेग में कमी पूछेगा क्या कहलाता है, तो वेग में कमी आपको याद रखना है कि मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं, एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहते हैं। मंदन को हम लोग रिटार्डेशन इंग्लिश में कहते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, चाल समय ग्राफ के ढाल से त्वरण प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जैसे अभी बताया। यह एक सदिश राशि है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्वरण कैसा राशि है, तो यह सदिश राशि है जिसका मात्रक पूछेगा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था दोस्तों। सबसे पहले एक व्यक्ति की अगर बात किया जाए तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को 2 भाग में बांटा। और कैरोलस लिनियस के बाद में R.H. व्हिटेकर साहब आया। कौन, R.H. व्हिटेकर साहब। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्गों में बांट दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और व्हिटेकर ने कब बांटा था, 1969 में। कब बांटा था, 1969 में। व्हिटेकर ने 1970 में पौधे जगत प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इनके अनुसार संपूर्ण जीवों को 5 भागों में बांट दिया। और यही 5 भाग पूछेगा क्या कहलाया, तो प्रोटिस्टा, कवक, मोनेरा, पादप और जंतु कहलाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। और पौधे द्वारा आवश्यक जल को वाष्प के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर के विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे प्रकाश की तीव्रता, तापमान, वायु का वेग, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्रता, जबकि ऑक्सीजन इसे प्रभावित नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल इतना है तो इसमें दोस्तों राइट इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, या बता दें। चलिए हटाइए, क्या सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो वो क्या कहलाते हैं।
दोस्तों उसको हम लोग समावयवी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसी यौगिक जिनकी अणु समान हो परंतु रासायनिक गुण धर्म अलग अलग हो, समावयवी कहलाते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल, डाइमेथिल ईथर और एक दूसरे के समावयवी है। पूछेगा कि ऐसा कौन, इसका उदाहरण देने के लिए अगर कह देगा कि समावयवी यौगिक का उदाहरण, तो आपको 2 को बता देना है, डाइमेथिल ईथर और एथिल अल्कोहल। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। जैव विघटित कचरे का किस प्रकार द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों इसको कैसे खाद में परिवर्तित किया जाता है, तो जैव खाद बनाकर किया जाता है। क्या किया जाता है, जैव खाद बनाकर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। जैव खाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैव विघटित कचरे को विघटन करके इसका निर्माण किया जाता है। जैसे खेतों को गोबर में गोबर को खेतों में डालना। जैविक खाद बनाने के लिए गोबर तथा रॉक फॉस्फेट का राख भी डाला जाता है खेत में, आपने देखा होगा। ये सब क्या है, जैविक खाद है, प्रयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट की मदद से रासायनिक क्रिया करके सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP तथा डायमोनियम फॉस्फेट DAP रासायनिक उर्वरक तैयार किया जाता है। तो DAP आप लोग डाला जाता है खेतों में, आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो किसका बना होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। पूछेगा कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी झिल्ली है, तो आपको बताना है कि यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्धारण करना होता है। चलिए नेक्स्ट है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। दोस्तों क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था, तो इसका था ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग से प्रकृति को बचाना ही इसका मुख्य मुद्दा था। चलिए यहाँ देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग UNFCCC कहते हैं, यह अस्तित्व में आया। और क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग UNFCCC कहते हैं, जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल जापान में क्योटो में वर्ष 1997 में अपनाया गया तथा वर्ष 2005 में प्रभाव में यह आया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग विद्युत परिपथ में धारा के मान को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एमीटर के बारे में जानते हैं। इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापन किया जाता है। दोस्तों एक होता है गैल्वेनोमीटर। इसकी सहायता से दोस्तों पूछेगा कि क्या मापा जाता है, तो विद्युत गैल्वेनोमीटर से दोस्तों विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात किया जाता है। तो इस यात्रा की सहायता से विद्युत धारा की दिशा एवं क्या किया जाता है, मात्रा की ज्ञात किया जाता है। एक होता है हाइग्रोमीटर। इसकी सहायता से दोस्तों वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है कृमि खाद, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। तो इसका दोस्तों किसका जाता है, तो केचुआ का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। वर्मी कंपोस्ट कृमि खाद वह प्रक्रिया होता है जिसके विशेष रूप से केचुए और अन्य सूक्ष्मजीवों के माध्यम से जैविक कचरे का अपघटन किया जाता है, उन्हें लाभदायक मिट्टी में बदला जाता है। अपघटन के बाद मिट्टी के उत्पाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित हुआ था। तो ये कहाँ पारित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में। भारत में पूछा, कलकत्ता में, विश्व में पूछता तो इंग्लैंड में। तो 1863 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में। आपका ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए अब यहाँ पर इनका डिस्कशन है। डिस्कशन कहता है कि भारत में पहली बार 1863 ईस्वी में कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली बार कहाँ किया गया था, 1863 में कलकत्ता में। यह अधिनियम 1863 के कलकत्ता और हावड़ा धुआं उपद्रव एक्ट के रूप में प्रसिद्ध है। पूछेगा किसे, हावड़ा और कलकत्ता धुआं निरोधक कानून को एक्ट के रूप में क्या प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है धुआं निरोधक कानून जो पहली बार कलकत्ता में पास हुआ था। 1955 में कलकत्ता में रेल लाइन, कोयला इंजन और विभिन्न जूट मिलों का कारण कलकत्ता की हवा में धुंधा फैल गया था, जिसके कारण इस अधिनियम की मांग की गई। अगला है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था। दोस्तों तिलका मांझी को भागलपुर का ये था, और ये बिहार का भी, भागलपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो इसको जो फांसी दिया गया था 1785 में दिया गया था। और इनका जन्म का अगर बात किया जाए तो 11 फरवरी 1750 को बिहार के राजमहल के संथाल जनजाति में हुआ था।
पूछेगा यह किस जनजाति से बिलोंग करता था, तो ये संथाल जनजाति से करता था। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो संथाल समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे। उन्होंने 1780 से 1785 तक आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और वर्ष 1785 में भागलपुर में फांसी दी गई थी तिलका माझी चौक पर। आपको ये बात याद होगा, आप वहाँ जाइएगा तो इनका बहुत बड़ा स्टैच्यू लगा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। कितना होता है? 1 साल का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके प्रमुख 6 अंग होते हैं। पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होता है। पूछे कौन कौन होता है, तो महासभा होता है और सुरक्षा परिषद होता है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक होता है एवं सामाजिक परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है और लास्ट संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इनमें लास्ट कौन है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। यही 6 हो गया यहाँ तक। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है या मिनी संसद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल पूछे कितना वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि एक ही वर्ष के बारे में यहाँ बात किया गया है, इनके कार्यकाल का बात किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 84 सीटें हैं एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों का आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में नहीं है। तो दोस्तों अमरकंटक में किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है, तो नर्मदा नदी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या उपाय है। दोस्तों अगर भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को अगर दूर करना होगा, इनका सर्वश्रेष्ठ उपाय दोस्तों क्या है? इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। ऐसा कानून निर्माण करना जिसके समाज में क्या हो? सुधार हो और व्यक्तियों के विचार में बदलाव हो, तभी आप क्या सकते हैं लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है एलपीजी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो खोज दीजिए आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका प्रयोग दोस्तों घर के सिलेंडर में किया जाता है। और एलपीजी का पूरा नाम पूछे क्या होता है? द्रवित या लिक्विड का हिंदी में क्या कहते हैं? द्रवित कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो द्रव पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, यह मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है, तब आपको बताना है कि यह ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। दोस्तों ब्यूटेन गैस को दोस्तों किस में भरा जाता है, तो ये लाइटर में प्रयोग किया जाता है। लाइटर में पूछेगा कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेन गैस आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्नलिखित में कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो अपतटीय तेल क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुंबई हाई दोस्तों कहाँ है? मुंबई में स्थित है, जो एक कच्चा तेल उत्पादन की जगह से फेमस है। चलिए हाई देश का विशालतम पेट्रोलियम उत्पादक अपतटीय क्षेत्र है, जो मुंबई के 176 किलोमीटर से दक्षिण पूर्वी में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा नियंत्रित है। बम्बई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, आपको ये बात याद रखना है। फिर दोस्तों और कौन कौन हो जाएगा? गुजरात में दोस्तों खंभात की खाड़ी है। गुजरात में खंभात की खाड़ी और अंकलेश्वर, ये दोनों दोस्तों कच्चा तेल से संबंधित है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। दोस्तों रोलेक्ट कानून जो लाया गया था, इसका एक ही उद्देश्य था। क्या था? इसका एक ही उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए। क्योंकि दोस्तों इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को पकड़कर सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए दोस्तों इस एक्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं।
और बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। तो इस प्रश्न का भैया राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था। चलिए यहाँ देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सोडिशन समिति की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। उनके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधायक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे बिना मुकदमा चला करके जेल में बंद कर देती थी। मैंने बता चुका हूं मैं इसको। इस एक्ट को काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पहले बता चुके हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? दोस्तों पर्वतीय वन में पाए जाने वाला वृक्ष पूछ रहा है कौन सा है, तो आपको बताना है कि चेस्टनट वृक्ष जो है दोस्तों, ये केवल पर्वतीय वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल पर्वतीय वन में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पर्वतीय वन मुख्य रूप से पहाड़ों में अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्वतीय वन पहाड़ों में कितनी ऊंचाई में पाया जाता है? अधिक ऊंचाई पर, कम ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर। इसी प्रकार आपसे ऑप्शन रहेगा, तो आपको क्या बताना है कि अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत के मुख्य रूप से हिमालय में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पूछे कहाँ पाए जाते हैं भारत में मुख्य रूप से, तो आपको बताना है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। चेस्टनट एक पर्वतीय वृक्ष है जो 200 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगता है। ये पूछेगा कितनी ऊंचाई पर इसको उगाया जाता है? 200 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है? चीड़ होता है, देवदार होता है, ओक होता है, मेपल होता है, लॉरेंस होता है, स्प्रूस होता है, आदि अन्य पर्वतीय वन के यह उदाहरण है। आपको ये बात याद रखना है। और ये सब दोस्तों क्या है? ये सारे वृक्ष पर्वतीय वन के उदाहरण भी है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? दोस्तों लोकतंत्र में दोस्तों जनता का शासन होता है, इसलिए कहा गया है लोकतंत्र जनता के द्वारा चलाया गया शासन था। ये परिभाषा कौन दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। कौन दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। आपको ये बात याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला है, किस राज्य में खनिज का विशाल भंडार स्थित है? दोस्तों खनिज का विशाल भंडार दोस्तों किस राज्य में है? असम में है। भारत में असम राज्य खनिज तेल के विशाल भंडार में स्थित है, जबकि अन्य राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी खनिज तेल का भंडार स्थित है। चलिए बताइए नेक्स्ट, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। दोस्तों हुगली कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। तो कलकत्ता में दोस्तों कौन सा जगह आपको याद रखना है? दोस्तों कलकत्ता में दोस्तों एक पुल है, हावड़ा पुल, कलकत्ता हावड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता हुगली औद्योगिक प्रदेश गंगा नदी के वितारिका हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल राज्य में विकसित हो कलकत्ता हावड़ा के इस क्षेत्र औद्योगिक प्रदेशों के केंद्र में स्थित है। वर्तमान में यहाँ उद्योग में जूट का अतिरिक्त सूती वस्त्र, कागज, विद्युत रसायन और पेट्रो रसायन आदि प्रमुख किया जाता है। तो सूती वस्त्र का भी उत्पादन दोस्तों यहाँ से किया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। जूट का चूँकि सबसे सर्वाधिक उत्पादन भी पूछे कहाँ होता है, तो यही कलकत्ता में होता है। चलिए बताइए नेक्स्ट अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होगा? तो वो हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति होता है। राज्य का श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति तो आपको बताना राज्यपाल होता है। चलिए बताइए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत बनता है? तो आपको बताना अनुच्छेद 89 के तहत बनता है। उत्तर आपका हो जाएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। याद किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया दोस्तों कि किसको दोस्तों कभी भंग नहीं किया सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को। आपको क्या बताना है? राज्यसभा दोस्तों कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्वोध संरक्षक होता है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों ये तो उस समय की बात है, तो अब इसको छोड़िए। नेक्स्ट है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों बिहार से झारखंड अलग हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में कौन सा फसल एक मौसम नहीं है? तो कौन सा फसल दोस्तों का एक मौसम नहीं है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, सर्दी में दोस्तों इसका मौसम नहीं है। खरीफ फसल का दोस्तों मौसम नहीं है। तो खरीफ, रबी, जायद, जबकि सर्दी फसल का कोई मौसम नहीं है। इनमें तीनों जो फसल होता है दोस्तों ये सर्दी में नहीं होता है। आपको ये बात याद रखना है। अगर इनकी बात किया जाए दोस्तों निम्नलिखित कौन सा फसल दोस्तों, हाँ तो दोस्तों सर्दी में कौन सा फसल उगाया जाता है? यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो इनका होता है, क्या होता है, इनका बुआई होता है, कटाई होता है। हाँ जून जुलाई में इसको बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर इनका कटाई होता है। ऐसा कौन सा फसल है पूछेगा? धान, कपास, जूट, अरहर आदि। जायद की फसलें पूछेगा कब बोया जाता है? तो अप्रैल में बोया जाता है, जून तक कटाई की जाती है।
तो जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा हो जाएगा। रबी की फसलें की अगर बात किया जाए तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मई तक इनकी कटाई की जाती है। प्रत्येक फसल दोस्तों 3-3 महीना के बाद किया जाता है। याद रखना, गन्ना दोस्तों एक ऐसा फसल है दोस्तों जिसको पूरा उत्पादन करने में 1 साल लगता है, आपको ये बात याद रखना है। और इसमें कौन-कौन सा फसल शामिल होगा रबी की फसल में, तो आपको बताएं गेहूँ, सरसों और कौन है अलसी, आलू, ये सब कौन सा फसल है, रबी का फसल है। दोस्तों ये रहा इस 2022 में 15/9/2022 को जो प्रश्न पूछा गया था, तो उनका डिस्कशन मैंने आपको कराया। जीके जीएस का पहले हिंदी सेट का करवा चुका था। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। रोज क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल ITIHAS इतिहास की दुनिया KIA दुनिया DUNIYA दुनिया 99। आप वहाँ से जाके वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।